अब हम करते हैं शब्द विचार। तो वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई जो है वो शब्द है, जबकि भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य थी। शब्दों का वर्गीकरण। तो पहला अगर हम वर्गीकरण देखें तो वाक्यों में प्रयोग, विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर, वाक्यों में प्रयोग, विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन आ जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। और अविकारी क्या होता है, जिनमें कि परिवर्तन ना हो। विकारी शब्द चार होते हैं, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्द भी चार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब दूसरा जो आधार है शब्दों के वर्गीकरण का वो है रचना, बनावट, संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना, बनावट, संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण तो तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। वहीं तीसरे होते हैं उत्पत्ति, इतिहास, स्त्रोत के आधार पर। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। और एक और जो आधार है शब्दों का वर्गीकरण का वो है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हो जाएगा एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। विपरीतार्थी को ही हम विलोम बोलते हैं, समानार्थी को ही हम पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है, अब अपन सबसे पहले एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा क्या होता है, बहुत ही सिंपल है कि किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा वास्तव में क्या है, एक शब्द है, क्योंकि हम शब्दों के अंतर्गत ही इन्हें पढ़ रहे हैं। और कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। तो संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है। जैसे राहुल, टेबल, आशीष, पढ़ो, ये सब क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के मुख्य भेद या व्युत्पत्ति के आधार पर भेद, या तो बोले मुख्य भेद या बोले व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। तो तीन प्रकार की संज्ञा होती है, कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन संज्ञा के कुल भेद या फिर संज्ञा के अर्थ के आधार पर भेद अगर बोले तो पांच भेद होते हैं। एक तो व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, और जातिवाचक के ही दो प्रकार माने जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो संज्ञा के कुल पांच भेद कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक के बारे में। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को कहते हैं हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है, किसी एक ही व्यक्ति वस्तु का, जैसे कि ताजमहल, गंगा, आशीष, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिससे समस्त जाति का बोध हो, जैसे कि स्मारक, नदी, देश, लड़का, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मध्य प्रदेश, जुलाई, यमुना, हिमालय, चांदनी चौक, दैनिक भास्कर, कुतुब मीनार, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक है। और जातिवाचक जैसे कि पर्वत, अखबार, चाचा, सड़क, नगर। खास बात क्या है, पहचानने का तरीका क्या है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को, कि जिनके भी बहुवचन बन जाए वो है जातिवाचक और जिनके ना बने वो व्यक्तिवाचक। जैसे मध्य प्रदेशों नहीं होगा, जुलाइयों नहीं होगा, हिमालयों नहीं होगा, दैनिक भास्करों, कुतुब मीनारों नहीं होगा, लेकिन पर्वतों, अखबारों, सड़कों, नगरों, युद्धों हो सकता है। इसके अलावा जातिवाचक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है कि ये सारी चीज़ें जातिवाचक के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी, एक तो समस्त प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, जो सुनामी हो, ज्वालामुखी हो, ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा जितने भी रिश्तेदारी हैं, चाचा, मामा, फूआ, बुआ, ये सब क्या है, ये भी जातिवाचक है, जाति को दर्शाती है, मम्मी पापा सब। इसके अलावा जितने भी फलों के नाम हैं, चाहे आम हो, अंगूर हो, अंगूर को छोड़ के बाकी सारे जितने भी फल हैं वो किस में आएंगे, जातिवाचक में। और जितने भी जानवरों के नाम हैं, गाय, भैंस, बैल, बकरी, ये सब क्या है, जातिवाचक। तो जातिवाचक में एक तो वो जिनके बहुवचन बन जाए या जो किसी जाति का बोध कराते हो, जैसे पर्वत है, अखबार है, समुद्र है, स्मारक है, नगर है, सड़क है। और इसके अलावा क्या, सभी फलों के नाम, सभी जानवरों के नाम, सभी प्राकृतिक आपदाओं के नाम, सभी रिश्तेदारों के नाम,
ये सब किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता। जातिवाचक चूंकि एक समूह को दर्शाती है इसलिए इसका बहुवचन बनाना संभव है। जैसे कि अगर एक वाक्य दिया जाए कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसमें हिमालय क्या है? तो हिमालय इसमें एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक पर्वत को दर्शा रही है। लेकिन अगर बोले कि हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, अगर स्पष्ट रूप से लिख दिया जाए तो यहाँ पर हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर समूहवाचक संज्ञा होगा। आगे हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। तो सबसे पहले हमने अभी तक व्यक्तिवाचक और जातिवाचक देखा है। अब हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा यानी ऐसी संज्ञा जिनको नापा तोला जाता है, मापा जाता है, गिना नहीं जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस। तो जैसे कि सोना हो गया, कोयला हो गया, पानी हो गया, शक्कर हो गया, दूध हो गया, गेहूं हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? कि जो किसी समूह का बोध कराए उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक किसी जाति का बोध कराती है, समूहवाचक समूह का बोध कराती है। जैसे कि सभा हो गया, भीड़ हो गया, दल हो गया, झुंड हो गया, परिवार हो गया, पुलिस हो गया, सेना हो गया, टीम हो गया, ये सब क्या है? तो यहाँ पर जो सभा है, सभा जैसे ही हम शब्द सुनते हैं क्या है? एक बहुत सारे लोगों की इमेजिनेशन सामने आती है। भीड़, दल, झुंड, परिवार, तो ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक को हम जान चुके हैं, ठीक है ना। जैसे कि गोस्वामी क्या है? एक जाति है। डाकू क्या है? एक जाति है। दरबार क्या है? एक समूहवाचक है। कक्षा क्या है? एक कक्षा क्या है? कक्षा एक समूहवाचक है। इसके अलावा याद रखना है कबूतर क्या होगा? जातिवाचक, क्योंकि किसका? पक्षी का नाम है। बुआ क्या है? जातिवाचक होगा। कवि क्या है? जातिवाचक। अंगूर क्या होगा? समूहवाचक। धुआं क्या होगा? धुआं, तो ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। वर्षा क्या होगा? द्रव्यवाचक। प्रकाश क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक, ठीक है ना। तो प्रकाश, धुआं, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है। तो सभी फलों के नाम जातिवाचक है, परंतु अंगूर समूहवाचक है। अब किस प्रकार व्यक्तिवाचक का जातिवाचक और जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में परिवर्तन हो जाता है? जैसे कि अगर हम बोले कि तुम कलयुग के भीम हो, अगर सिर्फ हमसे पूछा जाता कि भीम क्या है, तो भीम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर तुम कलयुग के भीम हो, तो भीम यहाँ पर एक जाति को संबोधित कर रही है, तो भीम यहाँ पर जाति है अगर वाक्य के अंदर देखा जाए तो। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो नेपोलियन अगर सिर्फ नेपोलियन बोला जाए तो वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन वाक्य में वो जातिवाचक है। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो यहाँ पर जो गांधी है वो जातिवाचक ना होकर व्यक्तिवाचक हो गया, नहीं तो गांधी एक जातिवाचक शब्द है। वैसे ही नेहरू बच्चों से प्रेम करते थे, तो नेहरू यहाँ पर जातिवाचक ना होकर व्यक्तिवाचक का रूप ले चुका है। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो वे संज्ञाएं जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा आदि का पता लगे, ठीक है। जैसे कि क्रोध, मित्रता, लोभ, प्रेम, अहंकार, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। निम्न प्रत्यय के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि कोई भाववाचक संज्ञा है कि नहीं है। जैसे त्य, ट, अर्य, भय, त्व, ता, पन, आहट, जैसे कि मित्रत्व, हिंदुत्व, बचपन, मित्रता, चिल्लाहट, थकावट, भाईचारा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर हमारी संज्ञाएं लगभग समाप्त होती हैं।